लेक्चर्स में असाइनमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उससे उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 4 लोग हैं, ठीक है, देयर फर्स्ट पर्सन, देयर सेकंड पर्सन, वी हैव थर्ड पर्सन एंड देयर वी हैव फोर्थ पर्सन। तो हमारे पास 4 लोग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन के पास अगर 10,000 रुपये हैं, ठीक, और सेकंड पर्सन के पास 11,000 रुपये हैं सपोज करिए, ठीक। इसके बाद 12,000 हैं और इसके बाद 13,000 है, ठीक है, 13K। तो इनमें से सबसे गरीब कौन सा होगा? ऑफकोर्स दिस फर्स्ट पर्सन इज योर, क्योंकि उसके पास सबसे कम पैसे हैं, 10,000 रुपये हैं, तो वी कैन से कि ये सबसे ज़्यादा गरीब है। और मैं अगर इसमें सबको जो है 1-1 लाख रुपए दे दूं, ठीक है, तो तभी देन द सिचुएशन विल बी सेम। तो सिचुएशन क्या होगी? फर्स्ट पर्सन के 1,10,000 रुपये होंगे, सेकंड पर्सन के बाद 1,11,000 रुपये होंगे, और थर्ड पर्सन के बाद 1 लाख के साथ में 12,000 रुपये होंगे, और फोर्थ पर्सन के हाथ में 1 लाख के साथ में 13,000 और होंगे। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे देखेंगे कि जो ऐसा असाइनमेंट प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, तो वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बहुत कम आता है, ठीक। तो सबसे पहले बात है असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली में हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है, वी हैव नंबर ऑफ जॉब्स, जिनको हमें नंबर ऑफ पीपल्स, जो हमें गिवन नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, उनसे करवाना होता है। यानी एक जो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनसे हमें कोई काम करवाना है, तो उसको बोलते हैं जॉब्स, ठीक है। और वी हैव नंबर ऑफ पीपल्स, तो हमें क्या करना है, असाइन करना है कि एक पर्सन के पास में एक काम आ जाए, 1 जॉब टू 1 पर्सन, ठीक। ये हमारा फिलॉसफी है बिहाइंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ऐसा हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग, ठीक है, आप किसी को कुछ भी दे दो जॉब, एक पर्सन को कोई भी जॉब दे दो, बट हम ये चाहिए कि जो हम जॉब दे रहे हैं वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे, ठीक है। एक पर्सन को हमें कोई काम दे रहे हैं तो वो हमें कोई बेस्ट प्रॉफिट दे, तो इसलिए इस वजह से हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो बेसिक क्या है, समथिंग इज असाइन्ड टू समबडी फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसका बेसिक क्या है कि एक जॉब जो है एक ही पर्सन करेगा। ये एक हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि एक आदमी के पास, एक पर्सन के पास खाली एक ही काम रहेगा, 1 जॉब टू 1 पर्सन, ठीक। ऐसा नहीं कि एक पर्सन तो दो काम कर रहा है, 2 जॉब्स कर रहा है, या फिर कोई एक पर्सन जो है खाली बैठा हुआ है, ये हमारा नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग हैं सबको हमें कोई ना कोई काम देना, और एक जॉब जो है एक ही पर्सन के पास जानी चाहिए। ये है हमारा बेसिक असाइनमेंट। सिमिलर टू योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें भी कुछ इस तरह से टेबल बनती है, जिसमें आप ऊपर ये देखेंगे कि वी हैव फर्स्ट, ये P1 P2 इज शोइंग द नंबर ऑफ पर्सन, तो दिस इज योर P1 इज शोइंग फर्स्ट पर्सन, दिस P2 इज शोइंग योर सेकंड पर्सन। सिमिलरली A1 A2 इज शोइंग यू द जॉब्स, ठीक। और ये जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट है, जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनता, सिमिलरली वी हैव इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम देयर वी हैव नंबर ऑफ पर्सन्स एंड ऑल्सो विद देम वी हैव नंबर ऑफ जॉब्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे जो C आपको दिख रहा है, C11 इज द कॉस्ट। अगर हम पर्सन 1 को काम A असाइन करेंगे तो जो कॉस्ट लगेगी दैट इज शोइंग इन C11, ठीक। और यहाँ पे आपको जो X11 दिख रहा है दैट इज शोइंग कि हम अगर पर्सन 1 को जॉब A असाइन करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और अगर ये वाली पर्सन 1 को पहली जॉब असाइन नहीं कर रहे देन इट विल बी 0, ठीक है। तो जैसा, तो उसका मैथमेटिक्स बेसिक क्या बनेगा कि अगर Xij की वैल्यू, या तो ये जो Xij यानी X11 X12 इन सब की वैल्यू या तो 1 रह सकती है या तो 0 रह सकती है, ठीक। ये सबसे पहली बात। और
यहाँ पे जितने पर्सन्स हैं उतनी जॉब्स होना ये कंपलसरी है, तभी आप जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो ओवरऑल ये जो C11, C12, C13 ये लिखा है, दैट दीज आर कॉल्ड कॉस्ट्स। यानी अगर आपने P1 पहले पर्सन से पहली जॉब करवाई तो ये C11 कॉस्ट आएगी उस पर। ठीक, और तब आप X11 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, C12 इज द कॉस्ट अगर आप सेकेंड पर्सन से पहला काम कराएंगे, देन इट इज C12, और यहाँ पे X12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन 1। और सपोज के लिए P3 से आप पहला जॉब नहीं कराना चाह रहे तो दैट इज C13 कॉस्ट, तो वो C13 पड़ेगी, और X13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो अनलाइक योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी हैव, जो बॉक्स में हमें भरना है दैट इज ओनली 1 and 0s। ठीक है, हमें 1 and 0s भरना है। ठीक, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ योर असाइनमेंट प्रॉब्लम। सबसे पहली बात हम कोशिश क्या कर रहे हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट है, यानी जो CIJ और XIJ जो है हमारा जो है मिनिमाइजेशन है, यानी आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे XIJ की क्या वैल्यू होगी, या तो 1 होगी या तो 0 होगी। ठीक, तो इन दोनों इसका मल्टीप्लिकेशन बाय द कॉस्ट, तो सबका अगर ओवरऑल पूरी टेबल में देखेंगे तो हम उसको कोशिश करते हैं कि वो मिनिमाइज हो जाए। हम लोग कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को इस तरह से असाइनमेंट करनी है कि ये ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम से कम है। ठीक, और दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स बोलते क्या है कि एक जॉब एक ही आदमी को मिलेगी और एक आदमी एक ही जॉब को कर सकेगा। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये दो कंस्ट्रेंट है, उनका ये कहना है। ठीक, तो दीज आर द बेसिक ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेम। ठीक, तो आपको ये टेबल टाइप की बनी दिखेगी, बट इसमें क्या है, आपको जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी होती थी 20, 50, 60 इस तरह से, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की टेबल कौन सी है और असाइनमेंट प्रॉब्लम की टेबल कौन सी है। तो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हम लोग जनरली हमेशा ही क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई और डिमांड लिखते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम वी आर नॉट गोइंग टू सी द सप्लाई एंड डिमांड साइड, क्योंकि हमारे पास X1 की वैल्यू 1 या 0 में ही से कोई होने वाली है, XIJ की वैल्यू। ठीक, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो वी कैन क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन योर बैलेंस वन एंड सेकंड योर अनबैलेंस। ठीक, बैलेंस को कब बोलेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ जॉब बराबर हो। ठीक, इन दैट केस क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ जॉब्स बराबर रहेंगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक, दैट्स वाई अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही है तो आप बोलेंगे कि आपके पास जो प्रॉब्लम है दैट इज योर बैलेंस प्रॉब्लम। ठीक, अनलाइक योर बैलेंस प्रॉब्लम देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड अनबैलेंस प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट इक्वल। ठीक, दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस प्रॉब्लम। और इसमें क्या होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी इन दिस केस क्या होगा, या तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे या तो फिर नंबर ऑफ जॉब्स, इन दोनों में सिमेट्री नहीं होगी। ठीक, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट द स्क्वायर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो जनरली हमें क्या करना पड़ता है, सिमिलर टू योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को हमें पहले बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसका सॉल्व करना होता है। ठीक, तो दिस इज वी विल सी इन आफ्टर फ्यू टाइम। ठीक, ये बात समझ में आई क्या बात है, हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम में करना क्या चाह रहे हैं? यस सर। ठीक, अब जो ये द मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो सॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड ए हंगेरियन मेथड। ठीक, इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं, फ्लड टेक्निक्स और रिड्यूस मैट्रिक्स मेथड। ठीक, देखिए इस अगर कोई आपसे ये बोले कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मैं बस एक ही नाम लूंगा, दैट इज कॉल्ड योर हंगेरियन मेथड। ये ठीक है, आपको जी अगर समझ में आ गया तो आप असाइनमेंट में प्रॉब्लम कर लेंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी किसी भी तरह की असाइनमेंट प्रॉब्लम करने के लिए। ठीक, बहुत सिंपल है, 2-3 रूल्स हैं आपको फॉलो करने। और वैसे इसके हंगेरियन मेथड का भी क्या कहते हैं 2-3 टेक्निक्स होती हैं, बट वी आर गोइंग विद ए सिंपल वन। ठीक है, जो सबसे सिंपल पड़ती है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप दूसरी किताब में भी देखेंगे कि थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में हंगेरियन मेथड को करते हैं, बट दैट इज मतलब घुमा फिरा के बात वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा। आप एक चीज को फॉलो करिए और रूल्स जो हैं उनको जो है
अच्छी तरह से चीज़ों को ग्रैस्प कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा आपको अभी जल्द कि आपको कहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेट करना, ठीक। तो एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। So we have 4 person, P1, P2, P3 and P4 are the 4 person which we have to assign J1 job, J2 job, J3 and J4 job, ठीक। अगर मैं पर्सन 1 से जॉब 1 कराऊंगा देन वो जो कॉस्ट लगेगी दैट इज 5, ठीक। सिमिलरली पर्सन 2 से मैं जॉब 1 कराऊंगा देन दैट इज कॉस्ट इज 9। तो दैट्स वाई ये C11 C12 लिखा है, दैट दिस इज गिवन टू यू। P2 पर्सन से कोई जॉब J1 कराएंगे देन 9 रुपीज या जो भी 9 कॉस्ट लगेगी आपको वो दे रखा है, ठीक। सो हमें प्रोसीड कैसे करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जैसे मैंने बताया था 4 लोग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अमीर गरीब कैसे होगा? अगर 4 लोग हैं उनमें से सपोज करिए 2 लोग हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाते। इसके बाद 100 रुपए हैं, तो सेकंड वाले के बाद 200 रुपए, ठीक। अगर इसको मैं इन दोनों को 100 रुपए और दे दूं तो अभी भी जो है सबसे ज्यादा गरीब कौन सा रहेगा? देन इट इज फर्स्ट पर्सन, ठीक। उसके बाद सबसे कम पैसे। सिमिलरली अगर मैं सबसे दोनों से 200 माइनस कर लूं, ठीक है, तो तब भी क्या होगा? तो सॉरी, अब इन दिस केस देन इट विल बी ऑफ 0, ठीक है। और उसके बाद कितना बचेगा? इसके बाद अभी भी 100 रुपए बचेंगे, ठीक। तो इन दिस केस ऑल्सो अगर आप इक्वली जो है सब्ट्रैक्ट और माइनस या एडिशन करेंगे तो जो सबसे कम होगा वो कम ही रहेगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आगे प्रोसीजर का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम रो मिनिमाइजेशन करते हैं। रो मिनिमाइजेशन में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है आपके रो के अंदर, ठीक है, रोज आर इन दिस डायरेक्शन एंड कॉलम्स आर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल है दैट दोज आर कॉल्ड रोज, ठीक। तो जो रोज हैं उनको सबसे पहले मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइजेशन से मेरा मतलब है जो सबसे छोटी वैल्यू है। इन दिस केस फर्स्ट रो में क्या है, आपके पास 5 है, 9 है, 3 है और 6 है, ठीक है। उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3। उसको बाकी सब में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो 3 को माइनस करेंगे सब में से। सो 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक। 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे हम दूसरी रोज के साथ में करेंगे। इसमें सेकेंड रो में सबसे छोटा कौन सा है? दैट इज 2, ठीक है। तो 2 को सब में माइनस कर लिया, दैट इज पहले वाला क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली आपने इसमें सबसे छोटा कौन सा है? दैट इज इक्वल टू दिस वन। और इसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटा क्या है? दिस इज। तो हमने सबसे इस तरह से रो में सब में माइनस कर लिया, ठीक। ये प्रोसीजर हमने एक बार रो में करा और जो ये टेबल आई है, ठीक है, रो मिनिमाइजेशन के बाद जो हमारे पास टेबल आई है उसी में हम लोग को कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, ठीक। हम लोग बेसिकली कोशिश क्या कर रहे हैं, हमें जितने ज्यादा जीरोस मिल जाए उतना हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 0 क्या दिखा रहा है? मिनिमम चीजें दिखा रहा है, ठीक। सो अब कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे इस वाली टेबल में। सो अगर हम इस पहले वाले कॉलम में देखें तो 0 इज द स्मॉलेस्ट, तो पहली वाली जो है हमारा वैसे के वैसे आया, 2600 इज 2600। सेकंड वाले में देखें तो दियर वी हैव 6 5 4 7, सो 4 इज द स्मॉलेस्ट वन। बाकी सब में से माइनस करेंगे देन इट विल बिकम 2 1 एंड 3 एंड 0 0 3, यानी 2 1 0 3 इज योर विल बी देयर, ठीक। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड फर्दर। तो थर्ड कॉलम में वी हैव 0 हियर, सो नो नीड टू चेंज बिकॉज एनीथिंग वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट इज गोइंग टू बी सेम। तो यानी 0 0 इसमें वाले में क्योंकि हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, दैट विल बी 6 माइनस 0 6 एंड 6 माइनस 0 इज 6, 5 माइनस 0 विल बी 5। एंड लास्ट वाली टेबल में भी हमारे पास 3 0 1 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो देन ये लास्ट वाली टेबल भी सेम की सेम रहेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। सबसे पहले हमें क्या करना है? रो मिनिमाइजेशन करना है, ठीक है। सबसे छोटा रो जो एलिमेंट है रो में वो उसको सबट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद हमने जो टेबल बन के आया उसमें कॉलम मिनिमाइजेशन करना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसके बाद हमें अलॉटेशन करना है, ठीक है। देयर वी हैव पर्सन फर्स्ट, ठीक है, P1 P2 P3 एंड P4, ठीक। सिमिलरली वी हैव जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 एंड जॉब 4। अब अलॉटेशन करना है, ठीक। तो मैं सीधे प्रोसीजर पे आ रहा हूं, कैसे अलॉट करेंगे आप।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहला रो वाइज देखिए सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट वन रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ। तो सबसे पहले रो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वहां पे एक सिंगल जीरो है, ध्यान से सुनिए, अगर वहां पे एक सिंगल जीरो है तो उसको अलॉट कर दीजिए, यानी उसके चारों तरफ इस तरह से कुछ बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। फिर वो अलॉट हो गया। अगर उस डायरेक्शन में कोई भी आपको जीरो दिखे, यानी इसके क्या कहते हैं, चारों दिशाओं में देखिए आपने जो अलॉटेशन करा, क्योंकि आप वो रो वाइज कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में तो सिंगल जीरो होगा तभी अलॉट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल जीरो पे हमने अलॉट कर दिया। अब नीचे की तरफ देखिए, अगर वहां पे है, क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे P3 होगा, ठीक है। और मैंने अगर यहाँ पे इसको अलॉट कर दिया, पर्सन को इसे अलॉट कर दिया, तो वो बाकी कोई चीज अलॉटेशन नहीं कर पा रहे। तो मैंने अगर इसके यहाँ पे बॉक्स बना रही है, अगर यहाँ पे जीरो लिखा होता तो मैं इसको क्रॉस करना पड़ता। मुझे बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो जी Yes, सर। sir. यस सर, यस सर। इसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हम नीचे नेक्स्ट वाली रो में जाएंगे। तो वी हैव ओनली 1 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाली रो में भी एक अलॉट कर दिया, ठीक। इसके बाद हमें थर्ड रो में आए, ठीक है। थर्ड रो में हुआ तो 2 0 हैं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हम लोगों को छोड़ देना है। तो मतलब एक से ज्यादा जीरो आपको अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मिले तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करते रहिए। तो इसको अभी के लिए छोड़ दिया। इसका नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या है, सिंगल जीरो है, तो इसको मैंने अलॉट कर दिया। अगर जब ये पर्सन 1 को अलॉट हो गया है कोई जॉब, ठीक है, अगर मैं J4 पर्सन 1 को अलॉट कर दे रहा हूँ, पर्सन 1 को, सो उसके अलावा पर्सन, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन को एक ही जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो डेट्स वाई अगर मैंने इसको अलॉट कर दिया है, सो मैं ये थर्ड वाली अलॉट नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट, इसको क्रॉस मारूंगा बस में, क्योंकि ये क्रॉस मारा है। अब तो ये खत्म हो गया है। सो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या प्रोसीड कर सकते हैं, एक बार आपने रो वाइज देखा, अब आप कॉलम वाइज देखिए। पहला वाला तो जा चुका है, ठीक है। अब वी हैव 1 0 यहाँ पे बचा है, तो हमने यहाँ पे अलॉट कर दिया। तो अब एक चीज ये देखेंगे, हमारे पास पर्सन कितने थे यहाँ पे पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन आर 4, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स आर 4। तो हमें ये पता है कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलोकेशन आर ऑल्सो 4, ठीक है। ये भी जरूरी है कि नंबर ऑफ एलोकेशन भी उतना ही आए, ठीक है। ये 4 आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू ए हंगेरियन मेथड। ये इसका सोल्यूशन क्या आएगा, बेसिकली सोल्यूशन ये आएगा कि आप जो इसमें अभी के अगर इस वाली कॉलम की बात करें, तो वी हैव z इक्वल टू 0। अगर मैं सबको सम करूं तो z इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 0। बट हमें ये नहीं करना है, हमें एक्चुअल टेबल में जाना है, जो हमारी स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें जाना है। और जो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये पहला तीसरी पोजीशन पे था, इसको तीसरी पोजीशन पकड़ लिया। ये चौथी पोजीशन पे है, सो वी हैव टेकन फोर्थ पोजीशन। हियर वी हैव एट सेकंड पोजीशन, so we have taken it second position, and last one is a first position, so we have taken this first position। तो इन सबको हम लोगों को लेना है, that is your cost, ठीक है। 3 plus 2 plus 10 plus 3, तो कितना आएगा ये, this is going to be 18, ठीक। तो this is your cost of minimized cost, minimum cost for this problem। और एलोकेशन कैसे होंगे हमारे पास, जैसा हमें बताया कि कौन पर्सन कौन सी जॉब करेगा। तो हमारा जो पहला पर्सन कौन सी जॉब करेगा, फर्स्ट पर्सन जो है वो जॉब नंबर कौन सी करेगा, फोर्थ वाली, ठीक है। दिस इज फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब एंड फोर्थ जॉब। दीज आर जॉब्स एंड दीज आर पर्सन, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन। सो पहली वाली फर्स्ट पर्सन कौन सी जॉब कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग फोर्थ जॉब। तो फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म फोर्थ जॉब। सेकेंड पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म, सेकेंड पर्सन कौन सी परफॉर्म कर रहा है, थर्ड जॉब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म, थर्ड पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म फर्स्ट जॉब फर्स्ट, ठीक। एंड फोर्थ पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म सेकेंड जॉब, फोर्थ पर्सन इज गोइंग टू परफॉर्म सेकेंड जॉब। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड। अभी सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आगे हम लोग देखेंगे। ये प्रॉब्लम समझ में अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रो मिनिमाइजेशन करा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम मिनिमाइजेशन करा, और फिर क्या कर रहे हैं, एलोकेशन करा। एलोकेशन का रूल क्या है, ये है रूल, इफ एनी रो एनी कॉलम है एग्जैक्टली 1 0। सबसे पहले रो से स्टार्ट करेंगे और उसमें खाली एक 0 मिलेगा तो हम उसको अलॉट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो हम लोग क्या करें, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। बस इतना सा लिखा है, इफ एनी रो और कॉलम हैज एग्जैक्टली 1 0 वी विल मेक एन असाइनमेंट, अदरवाइज वी लीव द कॉलम एंड रो एंड कॉलम एंड फर्दर प्रोसीड, ठीक।
टिल ऑल जीरो आर असाइंड और गेट कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे जीरो या तो असाइन हो चुके हैं या तो कोई ना कोई कैंसिल हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ, दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट ऑफ हंगेरियन मेथड कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। ये मतलब समझ में आया कि क्या कैसे करना है इसको? यस सर, समझ आ गया सर। वो जेड बराबर 0 क्या लिखे हैं? जेड बराबर 0 लिखा है कि अगर आपने इसमें अलॉट करा ना, अभी हमने मान लो ये वाले अलॉटमेंट्स आए थे, तो अगर इस वाले टेबल के हिसाब से देखेंगे तो z इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में आंसर नहीं है हमारा। z जो है हमें किससे देखना है? इससे देखना है, जो ओरिजिनल टेबल है उसमें से देखना। ठीक है, इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मिनिमम है यानी मिनिमम जो 0 बन चुका होगा, अगर मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रो मिनिमाइजेशन और कॉलम मिनिमाइजेशन करा है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा ना वो 0 हो चुका है, इसलिए है कि सबसे छोटे वाले को आप 0 बना देंगे और फिर उसमें एलोकेशन करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। बस में तो Z0 का सिंबलाइज ये कर रहा है कि जो कॉलम में है वो Z0 है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो आपको ओरिजिनल टेबल से मिलेगा। बात समझ में? ठीक है सर। सिमिलरली एक थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम करते हैं और कुछ रूल्स जो हैं, अल्टीमेट रूल्स हैं जो आपके हर तरह की प्रॉब्लम जो आपके सिलेबस में है वो क्या कहते हैं सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, वो है। ठीक, थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम है। सो वी हैव 5 पर्सन्स एंड 5 जॉब्स नीड टू परफॉर्म। ठीक, सो सबसे पहले जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में परफॉर्म कर रहे थे, सबसे पहले वी नीड टू प्रोसीड विद द रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन समझ में आगे कैसे करेंगे? सबसे छोटा जो भी रो में होगा इस वाली रो में वी हैव 7 इज द स्मॉलेस्ट, तो 7 को बाकी सब में से और 7 में से माइनस करेंगे, यानी 11 माइनस 7 वी इक्वल टू 4, 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 7 वी इक्वल टू 3 एंड 17 माइनस 7 विच इक्वल टू 10 एंड लास्ट में 10 माइनस 7 विच इज गोइंग टू बी 3। ठीक, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर द रो मिनिमाइजेशन। इसमें सेकंड वाले में सबसे छोटा कौन सा है? दिस इज 7, सो बाकी सब में से माइनस कर लिया। आई थिंक ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हमें फिर से वही चीज करनी है, जो ये प्रेजेंट टेबल बन के आई है उसमें हमें कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है, अब क्योंकि जो जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में 0 है हमारे पास, तो वो वैसे की वैसी आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इस वाले में भी 0 है तो वैसे की वैसी आ जाएगी, इस वाले में भी 0 है तो वैसे की वैसी आ जाएगी। फोर्थ रो भी कॉलम भी इज गोइंग टू बी सेम, बट द फिफ्थ कॉलम डज नॉट हैव एनी 0, तो इस वजह से हम लोगों को जो सबसे छोटा है विच इज इक्वल टू दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, तो ये 1 को सब में से माइनस करा है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2, 5, 0, 3 और 1। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जैसे हमने प्रोसीड करा था, रो मिनिमाइजेशन करा फिर कॉलम मिनिमाइजेशन करा। ठीक, सबसे पहले रो मिनिमाइज करेंगे फिर कॉलम मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? एलोकेशन करना है। तो एक मिनट, जैसे हमने रो मिनिमाइजेशन करा था वैसे ही कॉलम मिनिमाइजेशन करा। नेक्स्ट वी नीड टू गो फॉर द एलोकेशन। एलोकेशन कैसे करेंगे? पहले रो वाइज देखेंगे फिर कॉलम वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप इस चीज को मिस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रो देखिए हमने, इसमें सिंगल 0 है। ठीक, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अलॉट हियर। मैं जो नेक्स्ट टेबल बनी है उसको अभी बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, आप देखेंगे कि कैसे हो रहा है। क्योंकि सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, सेकंड पर्सन को पहली जॉब अलॉट होगी तो उसको सेकंड पर्सन को बाकी जॉब अलॉट नहीं होगी। तो इसके नीचे की तरफ आप जब देखेंगे, सो वी नीड टू कैंसिल दिस वन एंड दिस वन। ठीक, ये अगर कैंसिल हो गया फिर आप दूसरे पहले रो में एलोकेशन भी हो गई। अब नेक्स्ट रो में जाएंगे तो नेक्स्ट रो में भी सिंगल 0 है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अलॉट दिस वन। ठीक है, ये अलॉट हो गया। तो अब ये देखिए कि इस तरफ में कोई 0 है, इस तरफ कोई 0 नहीं है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 3 zeros इन दिस रो, तो हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ कोई 0 नहीं है। फिर कॉलम में जाएंगे, कॉलम वाइज देखेंगे। हम कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल 0 है सबसे पहले, तो हमने ये कॉलम वाइज अलॉट कर दिया। ठीक, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक, तो हमें एक चीज ये समझ में आई कि हमारे पास 5 पर्सन थे और 5 जॉब्स थी। ठीक है, और नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं हमारे पास? 3 नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ एलोकेशन कितने चाहिए हमें? 5 चाहिए, तभी जो है सब लोगों को सब जॉब मिल पाएंगे। यानी एक पर्सन को एक जॉब मुझे अगर देनी है और सब लोगों को ये काम देना है तो 5 एलोकेशन होने चाहिए। ठीक है,
तो बट वी हैव ओनली 3 एलोकेशन। कोई सवाल? हेलो, सर समझ नहीं में सर। नहीं आया सर, तो समझ में नहीं आया क्या चीज समझ में आई? सर, यही सर। मतलब यहाँ रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन समझ में आ गया? नहीं सर, फिर से बता दीजिए। रो मिनिमाइजेशन में देखो क्या करते हैं। रो, ये रो समझ रहे हो, रो होती है, ठीक। हेलो, जी जी जी। ठीक है। इसमें जो सबसे छोटा वाला उसको देखो, ठीक है। वी हैव सबसे छोटा कौन सा? 7 है, ठीक है। उसको सब में से माइनस कर लो रो वाइज, ठीक। तो यानी 11 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 4। 11 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। 7 में से 7 माइनस करा, दैट इज गोइंग टू बी 0। 10 में से 7 माइनस करा, दैट इज गोइंग टू बी 3। 17 में से 7 माइनस करा, दैट इज गोइंग टू बी 10। 10 में से 7 माइनस करा, दैट इज गोइंग टू बी 3। बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। सिमिलरली आप दूसरी वाली रो में प्रोसीड करेंगे। सो दूसरी वाली रो में बाकी सब में से सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 सबसे छोटा है इन सब में। सो नेक्स्ट वाले में देखिए, सब में 7 माइनस करें, 13 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 6, ठीक है। 21 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 14। 7 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 0। 11 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 4। 13 में से 7 गया, दैट इज गोइंग टू बी 6, ठीक। ऐसे करके ये पूरे का पूरा आपने टेबल बना ली। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे कॉलम मिनिमाइज करना। अब ये जो प्रेजेंट टेबल है उसमें से मिनिमाइज करिए आप कॉलम वाइज। कॉलम वाइज कैसे करना है? इसमें जो सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है इनमें से कॉलम में? दैट इज 0, ठीक है। बाकी सब में 0 माइनस करेंगे तो वैसी की वैसी टेबल आ जाएगी, ठीक। ये कब तक होगा? जिस जिसमें 0 मिलेंगे वैसी की वैसी उतर आएगी। बात समझ में आ रही है? ये कब आप ये चीज कब नहीं कर पाएंगे? जब आपके पास 0 नहीं होगा। तो वो खाली मेरे लास्ट वाले में, बाकी सब में देखिए कॉलम वाइज अगर आप देखेंगे तो सब में 0 है। इस वाले सेकंड वाले कॉलम में भी 0 है, थर्ड वाले कॉलम में भी 0 है, फोर्थ वाले कॉलम में भी 0 है, बट फिफ्थ वाले कॉलम में नहीं है। तो यहाँ पे खाली सबसे छोटा कौन सा है? 1 है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2, सब में माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 1 का होगा, दैट इज इक्वल टू 5। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। तो पहले रो मिनिमाइजेशन करा, फिर मैंने इसका कॉलम मिनिमाइजेशन, ठीक। अब एलोकेशन करना है। एलोकेशन कैसे करना है? आपको पहले रो वाइज चलना है, फिर कॉलम वाइज चलना है। और कैसे चलना है? पहले रो वाइज चेक करेंगे। अगर एक सिंगल 0 है तो उसको अलॉट कर देंगे, ठीक है। यानी उसकी तरफ चौकोर टाइप का बॉक्स बना देंगे। अगर डबल 0 है और ट्रिपल 0 है तो आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो मेरा कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद टेबल बन के आई, दैट इज गोइंग टू बी इट। तो रो में देखें हम लोग तो हमारे पास 4 है, पहला 4 है, 0 है, 3 है, 1 है, सॉरी 10 है और 2 है, ठीक है। सो इसमें सिंगल 0 है, ठीक है। एक ही 0 है, इसके अलावा 0 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अलॉट कर दिया, दैट इज दिस, आई एम गोइंग टू अलॉट दिस वन, ठीक। सिमिलरली दूसरे वाले उसमें देखें, दूसरे वाले रो में ये 6 है, 14 है, एक सिंगल 0 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ पे हमारा सिंगल 0 है, ठीक है, सेकेंड वाली रो में भी। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू अलॉट टू दिस 0 ऑल्सो, ठीक। ये अगर मैं 0 अलॉट कर दूं तो ये बनेगा, ठीक। अब आपको एक चीज और देखते रहनी है। आपने पहला वाला 0 अलॉट करा तो उसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता देता हूं। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और फोर्थ पर्सन है और ये फिफ्थ पर्सन है, ठीक है। ये पहली जॉब है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड जॉब 5। वी हैव 5 जॉब्स एंड 5 पर्सन। तो अगर ये सेकंड वाली जॉब आपने सेकंड पर्सन को पहली वाली जॉब अलॉट कर दी है तो वो दूसरी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा अंजम्पशन ये है कि 1 पर्सन 1 जॉब के पास जानी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होगा कि आपने जब ये पहला वाला 0 यहाँ पे अलॉट करा तो ये नीचे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। यानी आप कुछ भी अलॉट करें तो आप एक बार ये देख लीजिए, इस चारों डायरेक्शन में देख लीजिए स्ट्रेट लाइन में कि कहीं पे कुछ अलॉटमेंट क्या कहते हैं 0 तो नहीं है जो खाली है, जो या तो अलॉटेड हो या तो क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमने रो से स्टार्ट करा था, यहाँ पे एलोकेशन करा। क्यों? यहाँ पे सिंगल 0 तो ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, ठीक। नेक्स्ट एलोकेशन सिंगल 0 है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अलॉट दिस वन, ठीक।
थर्ड वाले में जब रो में जाएंगे तो वी हैव 1 0 हियर, सेकंड 0 हियर एंड थर्ड 0 हियर। तो हम इन तीन क्योंकि 3 0 हैं, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना है, ये अभी एलोकेट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रो में देखें इसमें कोई भी जीरो नहीं है, फिफ्थ रो में देखें तो उसमें भी कोई जीरो नहीं है। फिर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम में अगर हम देखें तो वी हैव ओनली 1 0 इन कॉलम, ये वाले कॉलम में हमारे पास सिंगल जीरो है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसमें सिंगल जीरो को अलॉट कर देंगे, दैट इज गोइंग वी नीड टू अलॉट दिस। अगर जब हमने ये अलॉट कर दिया तो इस डायरेक्शन में आप देखें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। सो हमारे पास वी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है, ठीक है। वी हैव 5 पर्सन आर 5। जॉब्स कितनी है, वी हैव 5 जॉब्स, ठीक है। तो जॉब्स भी 5 है, पर्सन भी 5 है, जॉब्स भी 5 है, ठीक है। बट द एलोकेशंस आर 3, ठीक है। और होना क्या चाहिए था, एक पर्सन को एक जॉब मिल जानी चाहिए थी, ठीक। बट वी हैव 3 एलोकेशन, तो हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है कि हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जो कि हमें अभी तक सीखा उसके हिसाब से। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि या तो सारे के सारे जीरोस जो हैं मेरे स्क्वायर में आ चुके हैं, यानी अलॉटेड हो चुके हैं, या तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया समझाया वो यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही, चाहे तो देख लो, दोनों सेम है, मैं फिर मिटा देता हूँ उसको। अभी तक समझ में आया क्या हो रहा है, हेलो? यस सर। बाकी सबको समझ में आ रहा? यस सर। चलो जी सर। यस सर। तो अब चलो ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं। रूल्स क्या है पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझा देता हूं, ठीक है। टिक एन अनअसाइंड रो, टिक द करस्पॉन्डिंग कॉलम इफ देयर इज ए जीरो। Now look all the column that have tick marks. If there is an assignment in the column, put a tick mark in the corresponding row. Draw lines through unticked row and ticked column. ठीक है, फिर से देखते हैं। ये टेबल जैसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है रेड कलर से अभी आपको समझाने के लिए, ये पूरी की पूरी टेबल ये है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि वैसी है, ठीक। मैं इस वाले टेबल को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ध्यान से सुनिए आप, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 स्लाइडें अगर आपको समझ में आई ना बात की, तो आपके लिए काम का है। नहीं तो फिर जो है ये आपने इसका ना हंगेरियन मेथड में कुछ ज्यादा कुछ खास समझा नहीं। ये 2 स्लाइड में आगे जो दिखाने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, जो अब मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एलोकेशन, पहले वाले रो में एलोकेशन है, सेकंड वाले रो में एलोकेशन है, थर्ड वाले रो में एलोकेशन है। सबसे पहले टिक करिए, टिक किसको करना है, हमें टिक एन अनअसाइंड रो, ठीक है। तो अनअसाइंड रो में मैंने टिक कर दिया, ये दिस इज गोइंग टू बी टिक एंड दिस, ये आपने करना है, ये दोनों टिक कर दिए, ठीक। अगर फिर क्या करना है, टिक द करस्पॉन्डिंग कॉलम इफ देयर इज ए जीरो, टिक हमें करना है, ये दोनों टिक करें मैंने, इसके करस्पॉन्डिंग, यानी इसमें देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि कहीं पे आपको जीरो दिख रहा है तो उस कॉलम को टिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये कॉलम टिक कर दिया। इसके बाद क्या है, नाउ लुक एट द कॉलम दैट हैव बीन टिक मार्क, इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन द कॉलम पुट ए टिक मार्क इन द करस्पॉन्डिंग रो, ठीक। तो ये सबसे पहले मैंने ये दोनों टिक करे, क्यों यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों टिक क्यों करें, क्योंकि इन रोज में कोई भी असाइनमेंट नहीं, पहली वाले रो में ये वाला असाइनमेंट है, ठीक है, सेकंड वाले रो में ये वाला असाइनमेंट है, थर्ड वाले रो में ये वाला असाइनमेंट है, और फोर्थ और फिफ्थ में कोई असाइनमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव टिक्ड देयर, ठीक है। ये टिक कर दिया मैंने और ये टिक कर दिया, ठीक। इसके बाद क्या है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई जीरो दिखता है आपको कहीं पे, तो उस वाले कॉलम को आपको टिक कर देना। सो वी हैव टिक्ड हियर, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ दोनों जीरो एक ही लाइन में अलग अलग होता तो 2 टिक करते। हाँ, तो 2 टिक दोनों, हाँ, तो अलग अलग जगह टिक आते, ठीक है। अभी आगे आएगा, खैर, ठीक है। अगर ये वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोई आपको असाइनमेंट दिख रहा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग रो को टिक कर दीजिए, यानी ये वाला जो आपने कॉलम में टिक करा है उसके करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट देख रहे हैं, ये वाले जीरो नहीं, असाइंड जीरो को, ठीक है। तो असाइनमेंट वाला जीरो ये वाला है, ठीक। तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो ये वाली है, ठीक। तो मैंने यहां पे टिक मार दिया, बस मैं पहली वाले को मैंने टिक क्यों करा, क्यों, सर तो उसके नीचे वाला भी तो जीरो है, कहां पे ये, लेकिन ये वाला कॉलम, रुको एक मिनट, यहाँ पे टिक मारा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग मेरा कोई कॉलम में टिक नहीं है ना, तो कॉलम में जो टिक है उसके करस्पॉन्डिंग कोई अलॉटेड जीरो है तब। प्रश्न में सबसे पहले आपको रो वाइज देखना है, अनटिक्ड, ठीक है सर। रो में टिक मारा आपने, फिर अगर कोई जीरो है तब उसके करस्पॉन्डिंग टिक मारा, अगर उस करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई अलॉटेड जीरो है, जो क्रॉस वाला जीरो है वो जीरो ना सर, कोई भी जीरो है, ठीक है। अब आपने क्रॉस हो चाहे वो साइन हो, उन दोनों रो, हाँ,
और वैसे ही हमेशा ही क्या रहेगा आपका क्रॉस वाला ही रहेगा, क्योंकि वो अनअसाइंड वाले को यस लेना सर। है, ठीक है। तो ये कॉलम हो जाएगा, और कॉलम करस्पॉन्डिंग अगर कोई असाइनमेंट है तो उस वाले करस्पॉन्डिंग रो में हमें टिक मार लेना है, ठीक है। यानी अगर ये वाला मैं कॉलम देखूं सो ये असाइनमेंट इज हियर ओनली, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टिक्ड हियर आल्सो, ठीक है। फर्स्ट वाले उसको भी मैंने टिक कर दिया। ये बात समझ में आई, मैं इसको 3 बार दोहराने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर ये बात समझ में नहीं है तो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो हेलो, बाकी सब कुछ समझ में आया क्या कर रहा हूं? यस सर। यस सर, यस सर। राकेश, हेलो हेलो, समझ गए क्या? नहीं सर, नहीं। ये समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, इधर टिक मारे उधर टिक मारे। सबसे पहले आपको रो में मारना है जहां पे असाइनमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई जीरो दिखे तो वहां टिक मारना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग कोई अलॉटेड जीरो दिखे तो उस रो में टिक मार देना, ठीक है। सो यहाँ पे तक हम लोग पहुंच गए, ठीक। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम, ठीक। अनटिक्ड रो कौन कौन सी है? फर्स्ट सेकंड रो इज अनटिक्ड एंड थर्ड रो इज योर अनटिक्ड, ठीक। और टिक्ड कॉलम कौन से हैं? दिस इज योर टिक्ड कॉलम। बस में अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम में आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपने जब ये करा तो एक चीज आप ये देखेंगे कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट। आपके पास तीन अलॉटमेंट आए थे अभी तक, तो 3 अलॉटमेंट आए थे तो 3 लाइनें बननी होंगी, ठीक है। ऐसा होता है, हमेशा ही होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक। जितनी आपने अभी 3 असाइनमेंट हो पा रहे थे तो 3 लाइनें आपने देखी अभी इस वाली प्रॉब्लम में, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना बात समझ में, लाइन कैसे बनानी है? लाइन उस जगह पे बनानी है, ये आपकी टिक थी, ये टिक थी और ये टिक थी। फिर से सुन लीजिए, अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम में आपको लाइनें बनानी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड पढ़ते हैं, रूल्स। और आगे क्या कहते हैं, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच डज नॉट हैव एनी लाइन पासिंग थ्रू इट, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है जिसके थ्रू लाइन पास नहीं हो रही है, ठीक है। लाइन किसमें, इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है जिसके थ्रू लाइन पास नहीं हो रही है? तो किस किस चीजों के थ्रू लाइन पास नहीं हो रही है? वी हैव 4, वी हैव 3, वी हैव 10, वी हैव 2, और इसके अलावा 8, 3, 6, 3, 1 सर। 4, 8, 11 और 1, ठीक है। सो 1 इज योर स्मॉलेस्ट, लास्ट ठीक में है। वन है। तो जिसको जो है इसको मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखा है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच डज नॉट हैव एनी लाइन पासिंग थ्रू दैट, लेट इट बी थीटा, ठीक है, थीटा मान लें। सबट्रैक्ट, अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सबट्रैक्ट थीटा फ्रॉम द नंबर दैट डज नॉट हैव एनी लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है। जो जिन में आपने जो थीटा माना है, ठीक है, यानी जो 1 है उसको मैंने थीटा के बराबर मान लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी? अरे यार, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। ये वही वाला है सेम, तो यहाँ पे सेम चीज है, ठीक है। तो ये थीटा कौन सा माना है आपने? स्मॉलेस्ट वाला माना है, ठीक। तो दिस इज गोइंग टू, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1। अब मेरे को क्या करना है, इसके बाद सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है थीटा को सब वहां से जो जिनके थ्रू लाइन पास नहीं है। सबट्रैक्ट थीटा फ्रॉम ऑल द नंबर दैट डज नॉट हैव एनी लाइन पासिंग थ्रू देम। तो लाइन कौन कौन से, यानी मुझे अगले वाले टेबल में क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 4 - 1 करना पड़ेगा पहले वाले में, ठीक है। जहां जहां से लाइन पास नहीं हुई तो इस वाले में क्या चेंज करना पड़ेगा, 2 - 1 करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी 10 - 1, ठीक है। ये 2 क्या किस में कन्वर्ट हो गया? 2 - 1 में, ठीक है। सो दैट्स वाई जो पहला देखेगा तो ये 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। ये 3 किस में कन्वर्ट हो गया? आपका 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस 10 किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज गोइंग टू बी 9, और ये 2 किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज गोइंग टू बी 1। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जहां से लाइन पास नहीं है उसमें से जो थीटा आपने एज्यूम करा है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको माइनस कर लेना, ठीक है। सो वी हैव 3 है, 2 है, 9 है और 1 है। और उसके अलावा और क्या कहता है रूल ये कहता है, एड थीटा टू दोज नंबर दैट हैव 2 लाइन पासिंग थ्रू देम, ठीक है। यानी जहां जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन कौन कौन से है? ये आया आपका 14 वाला आया, ये वाला 0 आया है इंटरसेक्शन पॉइंट। और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आया जो 2 लाइन जहां से पास हो रही है उनको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है आपका? इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये 14 वाला है, ठीक है, और ये 0 वाला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो थीटा है उसको ऐड कर देना है, ठीक। तो यानी 14 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी 14 प्लस थीटा कितनी वैल्यू? दैट इज 1। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट 15, ठीक है। सो ये थीटा प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 1।
इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक। और बाकी सब जो जहां से सिंगल लाइन पास हुई है उसको जैसा है वैसे के वैसे रहते ना, ठीक। तो फिर से देखते हैं, यह आपके पास टेबल है, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। तो ये जो आपके पास टेबल है उसमें जहां जहां पे लाइन कोई पास नहीं हुई है उसमें आपको जो थीटा आपने एज्यूम करा है, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको माइनस कर लेना है। ये 3 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। 4 माइनस थीटा यानी 1 है। से माइनस करेंगे। हाँ, जो आपका थीटा है उससे माइनस करना है, यानी 4 माइनस थीटा। दो नीचे उसमें से नहीं माइनस करेंगे, पूरी टेबल में जहां जहां लाइन पास नहीं हो उससे करना है, ठीक है। तो ये यानी 4 माइनस थीटा, ये इसमें नहीं की। अच्छा, बता रहा हूं भाई, मैं तो अभी रूल समझा रहा था ना, ठीक है। तो 4 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 3। जीरो का जीरो ही रहने देंगे। क्यों, ऐसा क्यों करा, क्योंकि वहां से एक सिंगल लाइन पास हो रही थी, ठीक है। 3 में से थीटा माइनस करा दैट इज इक्वल टू 2, 10 माइनस से थीटा माइनस करा दैट इज इक्वल टू 9, 2 माइनस से थीटा माइनस करा दैट इक्वल टू 1, ठीक है। 6 का 6 रह गया, क्यों, क्योंकि वहां से सिंगल लाइन पास हो रही थी। 14 का 15 बन गया, क्यों, 14 प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे, थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आया दैट इज गोइंग टू बी इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस थीटा, ठीक है। यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर 14, तो यहां पे प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव 14 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 15, ठीक। अब इसके बाद क्या, 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। 4 है, 4 का 4 ही रहेगा। 5 है, 5 का 5 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां से सिंगल लाइन पास हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव 0, 0 का 0 रहेगा। अब यहां पे 0 का 1 बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि दिस इज कमिंग ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। 0 प्लस थीटा, ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 0 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1 हियर। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो 2 का 2 रहेगा, क्योंकि सिंगल लाइन पे 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, क्योंकि वो सिंगल लाइन पे। अब 8 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप पूछ रहे थे। तो 8 में से 1 माइनस कर दैट इक्वल टू 7, और ये सिंगल लाइन पे है आपके पास, ठीक है। ये 0 इज योर एट सिंगल लाइन, दैट्स व्हाई वी हैव टू नीड टू टेक इज जस्ट लाइक ओरिजिनली इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का 0 रह गया। 3 में से माइनस 1 करा दैट इक्वल टू 2, 6 में से माइनस 1 करा दैट इक्वल टू 5, 3 में से माइनस 1 करा दैट इक्वल टू 2, ठीक है। सिमिलरली 4 में से माइनस 1 करा दैट इक्वल टू 3। 0 में से क्योंकि हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंगल लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। उसके बाद 8 में से 1 माइनस करेंगे दैट इक्वल टू 7, 11 में से 1 माइनस करेंगे इक्वल टू 10, और 1 में से 1 माइनस करेंगे दैट इक्वल टू 0, ठीक। इतना समझ में आ गया, आई थिंक। हेलो, यस सर, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपको जो लाइनें बनाना और ये जो मैंने चीज करी है ना, थीटा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपने 90% हंगेरियन मेथड समझ लिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना, ठीक है। कब तक रिपीट करते रहना, तब तक करते रहना जब तक 5% और 5 अलॉटमेंट ना आ जाए। जितने परसेंट उतने अलॉटमेंट ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, अब फिर से इसमें अलॉटेशन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था, आपके रिकंस्ट्रक्ट हो गई, फिर से एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले रो में देखना स्टार्ट करेंगे, फिर कॉलम वाइज, ठीक है। तो पहले वाले में मैं अलॉट करूं कि नहीं करूं, पहले वाले में अलॉट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 0, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अलॉट दिस वन, ठीक। अगर यहाँ पे अलोकेशन होगा तो दिस इज गोइंग टू कैंसिल एंड दिस इज गोइंग टू कैंसिल, ठीक। इसके अलावा सेकंड वाले रो में अलॉटेशन करूं कि नहीं करूं, करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सिंगल 0 है, दैट्स व्हाई आई एम अलॉटिंग दिस। थर्ड वाले में करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 0 है इस वाली रो में। थर्ड रो में मेरे पास दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू अलॉट एनी 0 इन द थर्ड रो। इसके बाद नेक्स्ट इज योर फोर्थ में पहले ही क्रॉस हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 है ही नहीं। फिफ्थ में मेरे पास एक क्रॉस है, तो उसको वो कैंसिल आउट हो चुका है, तो मेरे पास सिंगल 0 बचा है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अलॉट हियर, ठीक। ये जब एलोकेशन हो चुका है, इसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब मेरे पास रो वाइज खत्म होगा, मैं कॉलम वाइज देखूंगा, ठीक है। सो आई नीड टू सी द कॉलम। तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम में सिंगल 0 है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अलॉट दिस, ठीक। और इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 एक बच्चा, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कैंसिल, ठीक। तो मेरे पास एलोकेशन कितने आए, मेरे पास देयर वी हैव एलोकेशन 1 2 एंड 3 एंड 4, वी हैव 4 एलोकेशन। और आप एक चीज देखेंगे, या तो सब के सब 0 अलॉट हो चुके हैं, या तो सब के सब 0 कैंसिल आउट हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
तो आपको ये प्रोसीजर आगे करते रहना है, यानी पहले रो वाइज चेक करेंगे, फिर कॉलम वाइज चेक करेंगे, फिर रो वाइज चेक करेंगे, फिर कॉलम वाइज करते रहेंगे तब तक जब तक सारे के सारे जीरो या तो अलॉट ना हो जाए, ठीक है, या तो कैंसिल आउट होना हो जाए। बस समझ में आ रही है? इसके बाद वही चीज जो मैंने जो चीज करी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो अलॉट एलोकेशन आया, ये एलोकेशन आया, ये एलोकेशन, ये बात समझ में आई? क्या करा, जैसा हमने स्टार्टिंग में करा था कि पहले रो वाइज एलोकेशन करना है, फिर कॉलम वाइज एलोकेशन करना, वही चीज करिए। ये चीज समझ में आ रही है? हेलो सर, ठीक है। इसके बाद सेम चीज करनी है हमें। उसके बाद मुझे क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एलोकेशन है, एक ये एलोकेशन है, एक ये एलोकेशन है, और ये एक ये एलोकेशन है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अनटिक्ड रो में क्या कहते हैं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनटिक्ड रो मेरे पास कौन सी है, दैट इज ओनली दिस, ठीक। तो मैंने यहां पे कर दिया, टिक लगाया। इसके करस्पॉन्डिंग जो जीरो है, अगर कोई जीरो है तो उसमें कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैंने टिक लगा दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोई मेरा क्या कहते हैं अलॉटेड जीरो है, दैट्स व्हाई आई हैव टिक्ड ऑन द रो आल्सो, ठीक है। तो ये टिक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अनटिक्ड रो में लाइनें खींचनी है, ठीक है, और टिक्ड कॉलम में मुझे लाइन खींचनी है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस टेबल, ठीक। और उसके बाद सिमिलरली जैसे पहले करा था, जो वो एलिमेंट जिनके थ्रू लाइन पास नहीं हुई उसमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। लाइन कहां से पास नहीं हुई है, यहां से पास नहीं हुई है, यहां से पास नहीं हुई है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है आपके पास, दैट इज 1। उसको मैंने थीटा मान लिया। फिर जो प्रोसीजर मैंने ये अलग करा था थीटा, सर बोलो सर, कह रहे हैं अगर 2 बार 1 आ जाएगा तो किसको लेंगे छोटा, दोनों में से किसी एक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी ले लो, मतलब हमें तो माइनस करना है ना सबसे, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। ये हम लोग सबसे छोटा लेने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक जीरो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं बाद में उसको अलॉट कर सकूं। बस समझ में आ रही है? और एक और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, आप जब ऐसे करते रहेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 एलोकेशन करे इधर, ठीक है, तो नेक्स्ट वाली ऐसा कोई जरूरी नहीं नेक्स्ट वाली टेबल में आपको 5 एलोकेशन के 5 एलोकेशन मिल जाए, क्या पता 4 के 4 ही रह जाए। बात समझ में आ रही? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं टेबल बना रहे और आपने पहले एक वाले में 3 एलोकेशन मिले, नेक्स्ट वाले में 4 मिले, क्या पता नेक्स्ट वाले में 4 ही मिले। इस वाले क्वेश्चन में है ऐसा, ठीक है। तो पहले वाले एलोकेशन में हमें सबसे पहले 3 मिले थे, उसको हमने 4 में कन्वर्ट करा। अब ये 4 क्या पता नेक्स्ट वाले टेबल में 4 रहे, फिर थोड़े टाइम बाद आप इस प्रोसीजर को अपनाते रहेंगे, वो 5 एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाए। बस समझ में आ रही? तो दिस इज हाउ यू आर नीड टू प्रोसीड, ठीक है। फिर से वही चीज करेंगे। ये थीटा जो है आपको मिला, थीटा को इक्वल टू 1 रखा, ठीक है। इसको कहां से माइनस करेंगे, जो जहां से कोई लाइन पास नहीं है उनसे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, इन सब में से माइनस करेंगे। जिनसे सिंगल लाइन पास हुई है उनको वैसे का वैसे रहने देंगे, जैसे ये 0 को वैसे का वैसे रहने देंगे, 6 को वैसे का वैसे रहने देंगे, 0 4 5 0 और 2 और 0 0 और दिस 0 एंड दिस 0, इसको जैसे का वैसे ही रहने देंगे। अब एडिशन किस में करेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिस इज योर एट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन। कितना प्लस करेंगे, जो थीटा के जो भी वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 होता तो मुझे 15 + 2 करना पड़ता, ठीक है, और यहाँ पे 3 - 2 करना पड़ता, तो 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अभी क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आ रही है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम। हेलो, किसी ने माइक खोला? तो ऐसे हमें प्रोसीड करना, ठीक है। आप जब ये ऐसा करते रहेंगे, सो लास्ट में आपके पास कब तक करते रहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तक कि आपके पास नंबर ऑफ पर्सन, जो हमारे केस में 5 है, और नंबर ऑफ जॉब विच इज ऑल्सो 5, नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर ना आ जाए, विच इज योर 5, इन दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तब तक हमें ये प्रोसीजर अपनाते रहना, ठीक है। तो आप ये जब आप प्रोसीजर अपनाएंगे, सो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ टेबल, ठीक है। तो हमारा एलोकेशन किस में आया, x11 पे आया, x1 2 3 पे आया, x34 पे आया, x42 पे आया, x55 पे आया, ठीक है। तो ये आपको इस टेबल की वैल्यू तो 0 है, z = 0 है, बट इसको किससे, ये जो एलोकेशन है आपको स्टार्टिंग टेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग टेबल हमारे पास है वहां पे देखेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में जो टेबल 1 क्या है, उसमें कहां पे x11 पे कर देते हैं हम लोग, x11 पे ये आया आपका, ठीक। और उसके बाद क्या है, x23 x34 पे आया, ठीक है, x23 x34 पे आया एलोकेशन, ठीक। इसके बाद किस पे आया, और x55 पे आया, ठीक है, x55 पे आए, और एक और जगह आया, हेलो, x42 पे भी आया, ठीक है। तो x42 पे भी कर दिया,
अब इसकी इन सबको ऐड कर लीजिए, 11 + 7 + 13 + 10 + 10, जो भी वैल्यू आएगी इन दिस केस विच इज योर आई थिंक इट इज 51, तो ये दिस इज योर 51 इज योर आंसर। और एलोकेशन कैसे होगा, अगर आपसे पूछे कौन सा काम किसको दिया गया, तो फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू डू द फर्स्ट जॉब, सेकेंड पर्सन इज गोइंग टू डू द फोर्थ जॉब, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड पर्सन कौन सी जॉब करेगा, तो इस तरह से लिखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू डू फर्स्ट जॉब, ठीक है। सेकेंड पर्सन इज गोइंग टू डू, जो सेकेंड पर्सन है तो ये कौन सी जॉब कर रहा है, विच इज गोइंग टू डू द फोर्थ जॉब, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन कौन सी जॉब कर रहा है, फोर्थ जॉब करेगा, ठीक। इसके बाद जो थर्ड पर्सन है आप क्या सेकेंड जॉब कर रहा है, थर्ड पर्सन इज गोइंग टू डू सेकेंड जॉब। फोर्थ पर्सन जो है आपकी कौन सी जॉब करेगा, थर्ड जॉब करेगा, तो फोर्थ पर्सन इज गोइंग टू डू योर थर्ड जॉब। और फिफ्थ पर्सन कौन सी जॉब करेगा, फिफ्थ पर्सन इज गोइंग टू डू द फिफ्थ जॉब, ठीक। सो ये आपका अलॉटमेंट्स हो गए जॉब्स का, और जो आपका जो कॉस्ट आएगी दैट इज 51, जो कि मिनिमम होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हंगेरियन मेथड। इतनी बात समझ में आई? हेलो सर सेकंड वाला रूल एक बार दिखा दीजिए। यस सर। सेकंड वाला रूल लाइन खींचने वाला है थीटा वाला? नहीं सर, सेकंड का जो रूल है उसका वो स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट? अच्छा, ये मैं रूल वाले ये स्लाइड ही भेज दूँ, ठीक है, ठीक। ये दोनों जो हैं लाइन, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, वैसे इजी है, मतलब थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, मतलब कहाँ टिक मारना है, कहाँ का नहीं मारना है, इसमें थोड़ा सा अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, इस वजह से आपको टिप कर लग रहा है, नहीं तो बहुत इजी है ये, ठीक है, इजी टू गो है, मतलब यही करना ही है आपको, बस हंगेरियन मेथड में और कुछ है नहीं, ठीक। आगे बढ़े। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रोसीड विद द हंगेरियन मेथड, ठीक। इसकी वजह से जो कॉस्ट आया वो हमें इस तरह से निकालना है, ठीक। अब कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, स्पेशल केसेस आएंगे, ठीक है, बस इतना ही है आपके पास। एक तो जैसे मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम आई, ठीक, या अनबैलेंस टाइप की आई, या रिस्ट्रिक्शन टाइप की आ गई, ठीक है, तो आपको तो इन सबको कैसे सॉल्व करना है वो समझना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जैसे ये कॉस्ट दे रखी है, वो कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट की जगह आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया ये प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो हंगेरियन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यानी आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करा था वैसे ही इसमें भी करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट फ्रॉम मैक्सिमम सेल वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। मैक्सिमम सेल वैल्यू कौन सी है, दैट इज 40। इस पूरी टेबल में अगर आप कुछ देखें तो मैक्सिमम सेल वैल्यू इज 40, ठीक है। तो 40 को देखेंगे आप और बाकी सबको माइनस कर लेंगे, यानी 40 - 35, 40 - 5 विच इज इक्वल टू 35, ठीक है, 35 बना लिया। 40 - 40 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज 40 - 20 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद 40 - 5 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट इज 40 - 25 विच इक्वल टू 15, ठीक है। इस तरह से 40 को सब में सब्ट्रैक्ट करिए, यानी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इस इन अवर केस दिस इज 40, उसको सब में से माइनस कर लिया, यानी इसमें से 40 - 5 कर लिया विच इज इक्वल टू 35, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा आएगा, इट इज ऑल्सो 40 - 35। इस तरह से आपको बना लेना सब में, ठीक है। एक टेबल नई बना लेनी है, विच इज इक्वल टू 40 यहाँ पे क्या करेंगे 40 - 10 इक्वल टू 30, ठीक है। तो आपको ये टेबल बना लेनी है। ये अब क्या हुआ, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी आपकी। जैसे जैसे हंगेरियन मेथड हमने सॉल्व करा था वैसे ही आपको इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। और जो जहां पे जीरो आए थे आपके पास, वो जैसे हमने देखा था वो ओरिजिनल टेबल में आपको रख लेना है, ठीक है। और जैसे हमने ओरिजिनल टेबल में रखना है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम समझे, यानी जो आपके एलोकेशन आए, यानी इन दिस केस यहाँ पे एलोकेशन आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल टेबल है विच इज यहाँ पे ये जो ओरिजिनल टेबल है उसी को यहाँ पे बना रखा है। तो आप एलोकेशन इस तरह से करेंगे 40 और दिस इज 25, ठीक है, दिस इज योर 15 एंड दिस इज योर 30, ठीक है। और जॉब भी पता लग जाए। 6 वाला किसको कर रहा होगा, 6 वाला इज गोइंग टू डूइंग द फर्स्ट, ठीक है। और ये क्या आएगा 40 आएगा, 25 आया, 15 आया, 30 आया। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर द मैक्सिमाइजेशन केस। बस आपको मैक्सिमाइजेशन वाले केस के लिए क्या करना है, जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको सब में माइनस कर देना है, यानी 40 - 5, 40 - 40, 20, 40 - 20, 40 - 5, यहाँ पे 40 - 25, 40 - 35, ठीक है, 40 - 10, हेलो, और 40 - 25, ठीक है। इसको इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, ठीक।
इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। जैसा कि अनबैलेंस का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट गोइंग टू इक्वल टू नंबर ऑफ जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, जैसे अनबैलेंस का मतलब ये था कि डिमांड और सप्लाई अगर समीशन बराबर नहीं है तो दैट इज योर अनबैलेंस प्रॉब्लम। बट इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ये अनबैलेंस कब होगा? तब होगा जब नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ जॉब्स जो है बराबर ना है। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल है, तो इस वाले केस में क्या है, वी हैव 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पर्सन आर देयर बट वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 जॉब्स आर। तो इसकी वजह से क्या है, अब एक फिफ्थ डमी बनाना पड़ेगा आपको और उसके करस्पॉन्डिंग आपको जीरो एलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सब में 0 कॉस्ट एलोकेट कर दीजिए और जैसा प्रोसीड करते हैं वैसे के वैसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, जो सोल्यूशन वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या खास बात है, उसमें क्या करना पड़ता था, आपको एक रो और कॉलम ऐड करना पड़ता था, वो किसके करस्पॉन्डिंग करना पड़ता था, वो सप्लाई और डिमांड देख के करना पड़ता था। ठीक है, बट इन दिस केस हमें क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा है तो आपको करस्पॉन्डिंग, अगर रो में ज्यादा है तो कॉलम में बढ़ा दीजिए, कॉलम में ज्यादा है तो रो में बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 है तो आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक फिफ्थ लगेगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर यहाँ पे 5 और 6 पहले से होता तो आपको एक और यहाँ पे 6th वाला यहाँ पे जोड़ना पड़ता। ठीक है, और बाकी सारी जैसा आपने समझा हंगेरियन मेथड को वैसे के वैसा ही है। ठीक, इसके अलावा एक स्पेशल केस और है विच इज योर रिस्ट्रिक्शन टाइप असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में था वैसे सिमिलरिटी टाइप का करना है। इसमें जो चीज आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे इन दिस केस x23 एंड x31, यानी x23 दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एंड x31 दिस इज रिस्ट्रिक्टेड किसी भी वजह से। ठीक है, आपको बोला कि ये वाला पर्सन ये वाली जॉब नहीं कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल रीजन ये हो सकता है कि सपोज करिए आपने किसी वर्कर को बोला कि ये वाला काम करके दो, बट द मशीन्स आर नॉट फिट। ठीक है, वो मशीन काम ही करने के लिए या फिर वो पर्सन करना नहीं चाहता उस पे काम, या मशीन उस टाइम पे मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस करस्पॉन्डिंग यानी सेकंड पर्सन के लिए यानी x23 याला आएगा, तो x23 याला आया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस कॉस्ट को इन्फिनाइट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हंगेरियन मेथड में कभी मिनिमाइज नहीं होगी, और मिनिमाइज नहीं होगी तो ये इसकी वजह से क्या होगा, ये कभी भी आपके जीरो नहीं बनाएगी, और जीरो नहीं बनाएगी इस वजह से ये कभी भी इसको चूज नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद इट। ठीक, ये बस समझ में। रिस्ट्रिक्शन टाइप में क्या करना है, आपको जो भी अनअसाइंड करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया है उसके करस्पॉन्डिंग आप इनफाइनाइट रख दीजिए और जो प्रोसीजर है वैसे के वैसे अपनाइए। और अनबैलेंस वाले में क्या है, अनबैलेंस वाले में आपको क्या कहते हैं, जो भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बननी है तो स्क्वायर बनाना है, और इसके अलावा आपके मैक्सिमाइजेशन वाले में करना है, जो हाईएस्ट जो भी वैल्यू है उसको बाकी सब में से माइनस कर लेना है। तो दिस इज हाउ दीज आर द स्पेशल केसेस विच वी नीड टू डू। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द ने बोले कोई, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बस एक ही चीज है, हंगेरियन मेथड। ठीक है, हंगेरियन मेथड क्या बोलता है इस पूरे चैप्टर में। और एक और चीज है कि ये मतलब हंगेरियन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये 2 स्लाइड में जो चीज मैंने लिखी है, ठीक है, ये अब किसी को समझ में आती है तो वो हंगेरियन मेथड कर सकता है। ठीक है, अब अगर आप एक सवाल पूछे कि सारे प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं क्या सर, हंगेरियन मेथड से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम सिर्फ हंगेरियन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक, बट आपके सिलेबस में सिर्फ हंगेरियन मेथड है। ठीक, तो कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन इन द सेंस की बहुत ही हाई लेवल की किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पता कुछ प्रॉब्लम ऐसी मिले जो सिर्फ हंगेरियन मेथड से सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करी जाती है हंगेरियन मेथड में, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू योर कोर्स ये आपके लिए हंगेरियन मेथड इज सफिशिएंट। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की प्रॉब्लम बात ही नहीं है। ठीक, क्योंकि कई बार हंगेरियन मेथड भी फेल हो जाता है। ठीक, बट आपके सिलेबस में इतना ही है। तो चलो ठीक है, इसमें किसी को हंगेरियन मेथड में किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, कहीं पे कंफ्यूजन है, लाइन कैसे बनाई, टिक कैसे बनाया, ये चीज में कंफ्यूजन है तो खत्म करें फिर आज का लेक्चर। यस, चलो ठीक, यस सर। तो फिर अब जो है हम लोग कल